चलिए, स्वागत सभी दोस्तों का, खैर मकदम इस्तकबाल सभी दोस्तों का जो इस वक्त मुझे दुनिया भर से जहाँ से भी देख रहे हैं। और बताता चलूँ चाहूँगा, मुजम्मिल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। मुजम्मिल दिखाएगा, शायद ये जगह आप पहचान लेंगे। जिन लोगों ने नहीं पहचाना तो उनके लिए बताता चलूँ, अगर दुनिया में जन्नत है तो कश्मीर कहा जाता है, और अगर तो उसे इस वक्त डल झील के किनारे बिल्कुल ये खूबसूरत नज़ारा, बिल्कुल पीछे वो पहाड़ी है जो इक्विपमेंटल प्रोसेस हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी हम दिखाना चाहेंगे कि ये पहाड़ी इलाका और इस पहाड़ी के दामन में डल झील जो है ये दुनिया की खूबसूरत झील है। और इस झील के बारे में जहाँ भी जितनी भी तारीफें जिसने भी की वो अलग बात है, लेकिन इस डल झील के किनारे पे आज खामोशी है। एतवार की शाम है और एतवार की शाम को अच्छा खासा नज़ारा होता था यहाँ पे, लेकिन इस कोविड ने जिस दुनिया को बदला है उसी कोविड ने इस कश्मीर को भी बदला है। और कश्मीर में बदले कश्मीर की कहानी में आए रोज़ खबरें यही आती हैं कि कोविड का क्या हाल है। घर से निकलते ही पूछा जाता है कि कोविड ने क्या किया, और घर आने के बाद शाम को भी घर में सवाल पहला यही होता है कि क्या है सिचुएशन कोविड के हवाले से। तो फिलहाल सबसे पहले कोविड के हवाले से आपको अपडेट कराऊं कि कश्मीर में आज की कोविड का दिन एक बार फिर मुसीबत भरा दिन ही रहा। कल 3 कश्मीर से, 1 जम्मू से, और आज सुबह भी एक और डेथ हुई है। और कोविड की ये डेथ श्रीनगर के शहर में हुई है, लेकिन मरने वाले का ताल्लुक बंगाल से था, कलकत्ता से उसका ताल्लुक था। श्रीनगर में पिछले काफ़ी वक्त से वो मजदूरी कर रहा था, दर्जी का काम कर रहा था, और कल रात को बीमार हुआ, कोविड का शिकार हुआ। उसके बाद हॉस्पिटल वो ज़िंदगी की जंग हार बैठा। करीबन 30 से 35 साल की उम्र का ये नौजवान जो है ये कोविड का 41वां शिकार है। कोविड का मर्ज जिस तरह से अपनी लपेट में सबको ले रहा है, उस हवाले से हम यही कहेंगे कि अभी इसके नहीं बल्कि अभी इंतहा और बहुत है। और इसके साथ साथ कश्मीर पिछले काफ़ी वक्त से जो नेगेटिव खबरों में देखा जाए तो इनकाउंटर्स वगैरह की खबरें आती रहती हैं। आज भी ऐसी सूरत हाल है, आज भी इनकाउंटर हुआ है। शोपिया के जैनपोरा के इलाके में इनकाउंटर हुआ है, 5 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, और अभी तक जो आखिरी खबरें हमारे पास मिली उनमें उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है। और बताया जाता है कि यहाँ मिलिटेंटों की एक मीटिंग होने जा रही थी, उस दौरान ये सारे इलाके का कॉर्डन हुआ और ये इनकाउंटर पेश आया। ये सूरत हाल की, लेकिन कश्मीर में और भी बड़े मुद्दे, सियासत के भी बड़े मुद्दे। एक मुद्दा सियासत कहें तो हमारे यहाँ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की हम लगातार बात करते हैं। हमारे यहाँ जो सरकार जो अपलिफ्टमेंट की बात करती है उसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की अपलिफ्टमेंट की बात होती है, और बाज़ाब्ता तौर पे सरकार को उसके कायदे और कानून है। लेकिन ये अपलिफ्टमेंट किसकी होती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जो हकदार होता है उसका हक कश्मीर में अक्सर मारा जाता है। यूँ कश्मीरी कहते हैं कि हमारा हर बार हक मारा गया, और यहाँ पर भी ऐसा होता है। मुश्ताक एक मामला कश्मीर में बोपी का, मुश्ताक पीर कहा जाता था, बड़ा मशहूर हुआ था वो, और बोपी के हवाले से वाक़ा हुआ था। तब बताया गया था कि राह चलते को भी उसने डॉक्टरी की डिग्री या डॉक्टरी के लिए एंट्रेंस करा दिया था। उसमें बाद में सियासत भी हुई, और सियासत के साथ साथ उसके बाद शायद आपको याद होगा मामला मुअज़्ज़ज़ अदालत तक भी पहुँचा और वहाँ पर भी हुआ, फैसला भी वहाँ से आ गया, जेल भी हुई। लेकिन आजकल BP यानी बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, यानी ये सारा सुर्खी में आ रहा है। और उसमें सुर्खी में आने की वजह यह है कि वहाँ आजकल पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स के लिए काउंसलिंग हो रही है, MS के लिए काउंसलिंग हो रही है, और उस काउंसलिंग में एक स्पेशल क्राइटेरिया जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिन लोगों को वहाँ जो लोग वहाँ पे अपनी सर्टिफिकेट्स वो इजरा पेश करें कि काउंसलिंग उनकी होनी चाहिए, उन्हें वो सिलेक्शन होनी चाहिए, उनके बारे में कई खदशात थे। खदशा नंबर 1, आम लोग ये कहते हैं कि अक्सर लोगों ने, जिनमें से कुछ लोगों ने जो अपनी सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस वहाँ पे की हैं, उनकी सर्टिफिकेट्स वो सही नहीं है। और उसका रीज़न बताया जाता है कि जो डॉक्टरी करता है, MBBS करता है, और MBBS के बाद 3-4 साल वो नौकरी करता है, डॉक्टर बनता है, 50-60 हज़ार तनख्वाह लेता है, तो 3-4 साल जो नौकरी करेगा 50-60 हज़ार तनख्वाह महीने की लेगा, वो कहाँ से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो गया। एक पॉइंट ये होता है। दूसरा पॉइंट ये कि वो लोग जो बांग्लादेश में डॉक्टरी करें, जो चाइना से डॉक्टर बन के आते हैं, जो तुर्कस्तान से डॉक्टर बन के आए, या बेंगलोर या दूसरी सिटीज़ से डॉक्टर बन के आए, 50-50, 60-60, 80-80 लाख रुपए का डोनेशन दे दें, और उसके बाद वापस यहाँ डॉक्टरी मुकम्मल करके आए, और दोबारा फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करने का सर्टिफिकेट पेश करें। तो ये सवाल है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से कौन लोग बिलोंग करते हैं, और क्या जो लोग ये सर्टिफिकेट्स अपनी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वाकई में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से ताल्लुक़ रखते हैं। इस पर लोग सवाल खड़ा करें और तहकीकात की बात भी करें।
एक और मुद्दा इन दिनों गर्म है। कोविड हुआ और कोविड के दौरान सरकार ने लॉकडाउन लगाया। पहला बताया कि जिन लोगों के पास सरकार का लोन होगा, बैंकों का लोन होगा, उसको इंटरेस्ट नहीं, उसका वो अपना जो उनका मंथली होता है वो देने लेट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें क्या भी है कि बाद में बैंकों ने अपना इंटरेस्ट तो लेना शुरू कर दिया। जो मंथली इंस्टॉलमेंट थी उसमें रोक लगी, लेकिन इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट ज़रूर बैंकों ने लिया। बात हुकाम तक पहुंची, लेकिन हुकाम के से जवाब उसका नहीं आया। और अब दूसरी बात हो रही है, अब बिजली का बिल पिछले 5-6 महीनों से जिसने नहीं भर सका है उसको आजकल ये बताया जा रहा है कि बिजली का बिल जमा करना है। और उसमें मज़े की दिलचस्प बात है कि बिजली वालों ने भी इंटरेस्ट लगा दिया है। तो बिजली वालों का इंटरेस्ट और जो ओरिजिनल बिल है, यही लगता है कि कश्मीर में एक आम आदमी बिजली का बिल जमा नहीं करा सकेगा। अब बिजली का बिल जमा पिछले दिनों इसलिए नहीं हुआ, लोग टाइम पे करते थे क्योंकि कोविड था, बाहर नहीं निकले दिया जाना था, सरकारी मुलाजिम भी वहाँ बिजली ऑफिस में होते नहीं थे, तो बिजली का बिल कहाँ जमा कराया जाता। हमारी ई ट्रांजेक्शन वगैरह बिजली के हवाले से बहुत कम है, तो उस पर सरकार का जो इंटरेस्ट है वो सब आना शुरू हुआ। और पानी के बिल की भी कहानी कुछ ऐसी है कि पानी का बिल भी आ रहा है इंटरेस्ट समेत। वो अलग बात है, हमारा PHE डिपार्टमेंट लोगों को पानी नहीं दे पाता है, लेकिन बिल ज़रूर आ रहे हैं। मेरे साथ से एक शख्सियत है, समाजी शख्सियत, सियासी शख्सियत जहाँ की, और कांग्रेस से इनका ताल्लुक पुलवामा से। उमर जान, मैं आपसे जानना चाहूँगा सरकार की ये नीतियाँ, सरकार के ये मामला और आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया आभारी हूँ। और मैं आपके माध्यम से सरकार को 2-3 चीज़ें, लॉकडाउन की स्थिति में जो लोगों ने महसूस किया है वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले जो पूरे देश में कोविड-19 को लेके जो महामारी बीमारी चल रही है, एक तो पूरे देश में लपेट में ले लिया, और साथ में अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें और खासकर कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें, जिसमें सरकार ने लॉकडाउन का पालन लोगों को बोला कि हम इसमें ताउन दें ताकि लॉकडाउन की स्थिति जो महामारी बीमारी है उससे हम लड़ सकें। खैर, उसका तो उल्टा ही है, हम बीमारी से नहीं लड़ रहे हैं, हम बीमार से लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। और दूसरा जो आपने जिक्र किया है कि बिजली को लेके जो लॉकडाउन में इन्होंने सारा कुछ स्टॉप किया था, चाहे बैंक का किसी का कर्जा था या बैंक से किसी ने लोन लिया था, उसका इंस्टॉलमेंट नहीं कटेगा और उसका इंटरेस्ट तो शायद मैंने भी सुना था नहीं होगा। बट जो आज महकमा जात में जो खासकर बिजली की अगर उसने बिजली में जो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में ही उन्होंने बिल ये लोगों के पास पहुंचाया, जो कंसर्न लाइनमैन वगैरह होता है उन्होंने लोगों के पास वो बिल्स पहुंचाए। अब जो एक गरीब ने जब वो बिल देखिए, उसका जो बेसिक अमाउंट था, उसका जो उसने खर्चा था, जो उन्होंने ऑलरेडी बिजली में जो मीटर्स वगैरह लगाए थे, उसमें उससे चुगना उसका ये इंटरेस्ट था। एक तो पहली बात। और दूसरी बात जो पानी की आपने, जिसमें सरकार ने भी जल जीवन का नाम दिया है, अगर ये जल जीवन का नाम इन्होंने सम्मान नाम दिया है, उसमें भी इन्होंने पानी की बिल्स प्रोवाइड करी है लोगों को इसी लॉकडाउन, वो भी सालाना आता है। लेकिन सरकार से मेरी गुजारिश है कि अगर आपको सरकार में जो बैठे पॉलिसी जो सरकार के जो टीम होता है, चाहे ब्यूरोक्रेसी की अगर बात करें, सेक्रेटरीज के सेक्रेटरी जो भी है, जो हमारे LG हरिचंद्र मुर्मू जी के एडवाइज़र्स हैं, अगर उन्होंने इस लॉकडाउन में एडवाइजरी भी बिठाई कि हम लोगों का सहारा बने इस लॉकडाउन में, कि हमें महामारी यानी कोविड-19 से लड़ना है, लेकिन ये गरीब को लूटते हैं। अगर देश में अर्थव्यवस्था पूरा ख़त्म हो चुका है, सारा दुनिया जानता है, लोग भी जानते हैं कि किस तरह सरकार ने जो कम्युनलिज्म को फैलाया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की, लॉकडाउन में डोमिसाइल का लॉ भी उन्होंने लागू किया है, यहाँ का रोज़गार छीना है, युवाओं को टार्चर किया जा रहा है, युवा भी है। अब इस लॉकडाउन में लोगों को लूटना, वो भी इस तरीके से, ये एक एथेंटिक प्रूफ है जैसे लोग लूटते जाते हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो ये सूद, ये इंटरेस्ट जो आया है, एक तो ये पहले माफ़ होना चाहिए। और दूसरी बात जो ट्रांसपोर्ट जो आप बता रहे थे, ट्रांसपोर्ट शोबा की अगर हम बात करें, जिसमें यहाँ के सोमो ड्राइवर, यहाँ के तवीरा, जो भी है, ये बाहर के लोग नहीं हैं, ये यहाँ का बेरोज़गार नौजवान है जिसने बैंक का कर्जा लिया है, जिसने बैंक से पैसा लिया है और अपने इस परिवार में जो दिन सुबह को जाता था, दिन शाम को आता था, रोटी अपने परिवार को खिलाता था, अपने माता पिता को खिलाता था। बट इस 5 अगस्त इंसिडेंट के बाद, जो 370 और 35A आर्टिकल के बाद जो लॉकडाउन, वो पहले से ही कश्मीर लॉकडाउन में था, अब इस 6-7 महीने 8 महीने अब हो चुके हैं, इस 8 महीने में ये युवा बिल्कुल घर।
अब ये बैंक का कर्जा वसूल करेगा, या तो इसको ज़मीन बेचनी है, अगर घर में ऐसा कोई चीज़ है वो बेचना है तो बैंक को इनको पैसा देना है। लिहाजा सरकार से, आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि इन ये जो 3 मसला जो अभी चल रहा है, एक तो बिल्स जिन्होंने प्रोवाइड किए हैं बिजली को लेकर, पानी के बिल्स, पानी कहीं नहीं है, बिजली भी कहीं नहीं है, लेकिन पैसा हमने वसूल करनी है इनको। और दूसरा जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी बैंक से कर्जा हुआ गाड़ी है, मतलब इन चीज़ों पे सरकार से मेरी गुजारिश है कि ये जो कर्जा है या तो माफ़ किया जाए, या इसमें जो इंटरेस्ट हुआ है लॉकडाउन में वो माफ़ किया जाए। चलिए उमर जान, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। उमर जान मेरे से बात करी थी। साफ जाहिर है जब लॉकडाउन यहाँ पे हुआ तो 5 अगस्त को हुआ है। मुल्क भर में या दुनिया भर में लॉकडाउन कोविड के साथ हुआ, वुहान के साथ हुआ, लेकिन कश्मीर में ये 5 अगस्त को हुआ है। और 5 अगस्त से लगातार कश्मीरी ने कुछ कमाया नहीं है, कुछ बिजनेस नहीं किया है, कभी खुला नहीं है, तो देगा कहाँ से? आजकल लोग अपने बच्चों के स्कूल फीस नहीं दे पाते हैं, तो ये कहाँ से दे पाएंगे? जब कमाई नहीं होगी तो देगा कहाँ? सरकार की वेलफेयर स्टेट पे जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों का वेलफेयर करे, ना कि उन्हें और सताए। और कश्मीर में इल्ज़ाम लग रहा है कि सरकार उनको सताने का ही काम करी है, उनको बसाने का काम नहीं करी है। यहाँ हम लोगों की राय है, लेकिन श्रीनगर की कश्मीर वादी की डल झील का एक बार फिर दिखाना चाहूँगा। मुजम्मिल यहाँ से दिखाएगा शाम का नज़ारा और ये डल झील के आसपास का नज़ारा। यहाँ से रोड का चलने का नज़ारा है और रोड से इस तरह का है, लेकिन अगर हम डल झील दिखाएं तो डल झील यहाँ से है जो खूबसूरत है, और वो कश्ती है डल झील में। मुजम्मिल दिखा रहा है कश्ती है डल झील में, और ये वो नज़ारा जिसको हम बेताबी से फूलते और फलते देखने का इंतजार कर रहे हैं।